हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल के ताकरे से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैर से यूं हंसते मुस्कुराते रहें और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहें। हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारे दिलों में खून पंपिंग ज़्यादा होती है और हमारे अंदर जोश खरोश पैदा होता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे रिएक्शन वीडियो लाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। तो चलते हैं वीडियो का टाइटल है रियलिटी ऑफ पाकिस्तान क्राइसिस, नीतीश राजपूत के पाकिस्तान में क्राइसिस क्या है, अपना पाकिस्तान क्राइसिस देखते सबसे पहले वीडियो पे देता है रिएक्शन। और दुनिया में इतनी गरीब कंट्रीज हैं जिनका पाकिस्तान से भी बुरा हाल है, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा पैसा जो है वो पाकिस्तान को क्यों मिलता है? और जो ट्रेनिंग सेंटर थे जहां मुजाहिदीन ट्रेन होते थे, वहां से अफगानिस्तान के साथ साथ कश्मीर में भी मुजाहिदीन भेजता था। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान के दोनों हाथ घी और मुंह कढ़ाई में था। अब देखिए, आप ये भी कह सकते हो कि लोन तो वर्ल्ड बैंक भी देता है, तो IMF का नाम क्यों आ रहा है? आपने कभी सुना है कि कोई आर्मी कपड़े, साबुन, तेल ये सब बेचती हो? ये दुनिया की अकेली आर्मी है जो सीमेंट, कपड़े, मीट, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट ये सब बेचती है। जब जनरल साहब रिटायर हुए तो उनकी वाइफ की वेल्थ 220 करोड़ हो गई, और अगर पूरी बाजवा फैमिली की वेल्थ को देखा जाए तो 1270 करोड़ हो गई। ये लोग ऐसा कौन सा खजाना खोद रहे हैं? जनरल बाजवा ने इमरान खान को PM बनाया, इसके बदले में इमरान खान ने जनरल बाजवा का टेन्योर एक्सटेंड करवाया। कुछ तो रही होंगी मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। देखिए, जो सिचुएशन पाकिस्तान इस पर्टिकुलर टाइम पे फेस कर रहा है, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान इससे पहले कभी नहीं फंसा। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स को 8:30 बजे से पहले बंद करने के ऑर्डर आ गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम कोलैप्स करने की स्टेज पे है। गेहूं की शॉर्टेज हुई है और कई केसेस में तो ऐसा देखा गया है कि जो गेहूं से भरे ट्रक हैं उसके पीछे लोग बाइकों से पीछा कर रहे हैं। सिर्फ एक साल में पाकिस्तान की करेंसी 40% गिर के 267 पाकिस्तानी रुपीस तक पहुंच गई है। ब्लैकआउट इससे पहले भी होते थे पाकिस्तान में, 2015 में, 2021 में भी हुए थे, लेकिन इस लेवल के नहीं हुए थे। सिर्फ पावर कट से होने वाले लॉसेस की वजह से पाकिस्तान की GDP 4% तक नीचे गिर गई है। पावर कट की वजह से पाकिस्तान का टेक्सटाइल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ये पूरी तरीके से नीचे आ गया है, और जो फॉरेक्स एक्सचेंज है वो $3 बिलियन से भी कम पे आ गया है, श्रीलंका के बराबर पहुंच गया। अब आपके कई क्वेश्चन होंगे कि ये सब अचानक से क्यों शुरू हो गया? बांग्लादेश पाकिस्तान से भी पीछे है, वो आगे कैसे निकल गया, लेकिन पाकिस्तान कैसे पीछे रह गया? पाकिस्तान की एक्चुअल में दिक्कत क्या है? जिसको सबसे ज्यादा एड मिलती है पूरे दुनिया भर से, वो सबसे ज्यादा पीछे क्यों रह गया? और दुनिया में इतनी गरीब कंट्रीज हैं जिनका पाकिस्तान से भी बुरा हाल है, लेकिन उसके बाद भी ज्यादा पैसा जो है वो पाकिस्तान को क्यों मिलता है? अब देखिए, इससे पहले कि मैं करंट सिचुएशन की बात करूं कि इस बार पाकिस्तान को पैसे मिलने में दिक्कत क्यों आ रही है, IMF क्यों पीछे हट रहा है, या फिर US, इमरान खान और आर्मी का क्या रोल है, इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए पहले आपको रूट कॉज समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट कैपेसिटी रसातल में पहुंच गई है। Pakistan has warned the country could face an economic collapse. Though Pakistan's not there yet, it's teetering on the edge. देखिए, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो पाकिस्तान को 1/3 मिलिट्री मिली थी और ओवरऑल रिसोर्सेज में से 17% मिला था। ये जो डिटेल्स मैं बता रहा हूं, ये पाकिस्तान के एक ऑथर हैं हुसैन हक्कानी, इन्होंने भी ये चीज कंफर्म कर रखी है। जो मेजर इंडस्ट्रीज थी वो टोटल 921 थी, उसमें से सिर्फ 34 पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जब पार्टीशन हुआ था तो जो इकोनॉमिक कंट्रोल था वो इंडिया के पास था। RBI उस टाइम पे पाकिस्तान का भी सेंट्रल बैंक था और इंडिया का भी, लेकिन कंट्रोल इंडिया के हाथ में था। इंडिया का जो टोटल कैश बैलेंस था वो 400 करोड़ था, और ये डिसाइड हुआ था कि इस 400 करोड़ में से 75 करोड़ पाकिस्तान को दिए जाएंगे। 75 करोड़ में से 20 करोड़ जो थे वो पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 को ही दे दिए गए थे, और बाकी का जो 55 करोड़ था उसको बाद में देने की बात की गई थी। उस समय पाकिस्तान के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी कि ये जो रिफ्यूजीज आए थे उनको सेटल करना, उसमें काफी पैसा चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे कश्मीर को लेके काफी इशू हो रहा था, तो नेहरू जी और पटेल जी ने यह माना कि जो 55 करोड़ है इसको रोक लेना चाहिए, वरना ये इस पैसे से हथियार खरीदेंगे और हमारे खिलाफ ही यूज करेंगे। हालांकि ये जो पैसा था ये आगे चल के महात्मा गांधी जी ने दिलवा दिया था, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम तक जब तक ये पैसा मिला था उससे पहले भी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफी खराब थी। इकोनॉमिक कंडीशन भले ही थोड़ी सी वीक थी, लेकिन मिलिट्री स्ट्रांग थी, क्योंकि इंडिया एग्री कर गया था 1/3 आर्मी स्प्लिट करने के लिए। इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो ज्यादा स्ट्रांग थी पाकिस्तान के मुकाबले। इंडिया की तरफ से नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल जी मल्टीपल स्ट्रांग लीडर थे। वहीं मुस्लिम लीग में सिर्फ जिन्ना के बाद कोई और स्ट्रांग लीडर आया ही नहीं। जिन्ना की डेथ के बाद ना तो जिन्ना के लेवल का कोई पावरफुल नेता आया और ना ही मिलिट्री ने आने दिया, क्योंकि जो टेम्परेरी कंट्रोल मिला था पाकिस्तान की आर्मी को वो काफी इंजॉय कर रही थी। पाकिस्तान आर्मी को इस टेम्परेरी कंट्रोल की ऐसी आदत लगी कि उसके बाद 29 PM बने। आज की डेट तक एक भी PM ऐसा नहीं है जिसने 5 साल अपने पूरे किए हो। किसी को मार दिया गया, किसी का तख्ता पलट कर दिया गया, इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को मारा गया। आज तक इनकी एक भी एजेंसी ये नहीं पता लगा पाई कि PM को मारा किसने है। इमरान खान जो थे इनको रैली में गोली मार दी गई, ये आज तक नहीं पकड़ पाए कि गोली चलाई किसने।
बिना किसी बड़े हाथ के ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि किसी के बारे में पता ही नहीं चल रहा कि इनके पीएम्स को मार कौन रहा है, इनके बड़े बड़े नेताओं को मार कौन रहा है। कुछ केसेस में तो लॉ को अमेंड किया गया ताकि जो पूरा कंट्रोल है वो पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में आ जाए। इन कुछ चीजों की वजह से पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका कंट्रोल पाकिस्तान के ऊपर शुरू से ही रहा है और ये आगे चल के एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनी है, वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी भी कंट्री को ग्रो करने के लिए पैसा तो चाहिए ही होता है। पाकिस्तान के सामने भी यही दिक्कत थी कि उसको ग्रो तो करना ही था, लेकिन सीधे सीधे इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुश्किल था, क्योंकि उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पेशेंस चाहिए होता है, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट करना होता है। तो पाकिस्तान की लीडरशिप ने इसके लिए नए नए जुगाड़ निकाले और इसी एफर्ट्स में उसको दिखा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उसकी मिलिट्री नीड्स। पाकिस्तान को उस पर्टिकुलर टाइम पे रियलाइज हो गया था कि यूएस का साउथ एशिया में कोई दोस्त नहीं है और उसको सोवियत यूनियन को कंट्रोल करना है और इसके लिए उसको पाकिस्तान की जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें उसको एक मौका दिखा। पाकिस्तान ने अपने आप को यूएस का फ्रेंड दिखाया और इसके बदले में उसको मिली फॉरेन एड। लेकिन क्वेश्चन है कि ये फॉरेन एड दी क्यों गई? देखिए, आज की डेट में आप देखते होंगे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे यूएस के कॉल सेंटर्स हैं। यूएस के एम्प्लॉयर्स वहां के एम्प्लॉयज को छोड़ के इंडिया से बंदे हायर करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक यूएस सिटीजन की सैलरी काफी ज्यादा होती है, उसकी जितनी भी लायबिलिटी होती है वो यूएस के एम्प्लॉयर की होती है। इंश्योरेंस, पेंशन जैसे तरह तरह के बेनिफिट्स देने पड़ते हैं। कोई एक्सीडेंट भी हुआ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस यूएस के एम्प्लॉयर की बनती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, ऑफिस वगैरह, ये काफी बड़ा खर्चा होता है इसमें। लेकिन इंडिया के अंदर सारे एम्प्लॉयज कम पैसे में मिल जाते हैं और किसी की भी लायबिलिटी यूएस के एम्प्लॉयर के ऊपर नहीं होती है। सेम कॉन्सेप्ट यूएस अपनी मिलिट्री में भी यूज करता है। देखिए, यूएस यूजुअली दो तरीके से वॉर लड़ता है। अगर उसे लगता है कि स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं तो वो वॉर में खुद कूद जाता है, जैसे उसने वियतनाम में किया या फिर इराक में किया। लेकिन जब उसको लगता है कि सीधा कूदने में फायदा नहीं है तो वो शैडो वॉर लड़ता है। इसमें वो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना के काम करता है। मान लीजिए, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए यूएस अगर अपनी खुद की आर्मी भेजने लगेगा तो पहली चीज तो अपने सिटीजन को खतरे में डालेगा और अगर उसको कुछ हो गया तो उसका पूरा खर्चा उसको देखना होगा। प्लस कंट्री के अंदर लोगों को आंसर करना पड़ेगा कि क्यों भेजा, वॉर की जरूरत क्या थी। अगर आप अपनी मिलिट्री डायरेक्ट किसी कंट्री के अगेंस्ट में भेजते हो तो वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, कंट्रीज आमने सामने आ जाती हैं। इसलिए ट्रेडिशनल वॉर्स की जगह यूएस अलग अलग मिलिटेंसी ग्रुप को ट्रेन करता है, उनको आर्म्स देता है और उनकी फंडिंग करता है, जिससे कि वो अपना मकसद पूरा कर पाए। जैसे अफगानिस्तान के अंदर मुजाहिदीनों से उसने अपना काम करवाया। कई ऐसे मिलिटेंसी ग्रुप होते हैं, मुजाहिदीन होते हैं, जो पैसे लेके भी लड़ाई करते हैं। अभी जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उसमें भी आप अगर सर्च करोगे तो रशिया ने सीरियन फाइटर्स को पैसा देके रिक्रूट किया है, जिन्हें मर्सिनरीज भी बोलते हैं। ये पैसा लेके यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं और इस मॉडल में रिस्क एकदम कम होता है। आपको भारी भारी सैलरीज नहीं देनी होती है, आपको बस वेपन्स और ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी होती है। और इस पूरे गेम में पाकिस्तान पूरे एरिया का एक ट्रेनिंग सेंटर बन गया है और इस ट्रेनिंग सेंटर को बनाया पाकिस्तान मिलिट्री ने। जब इंडिया और पाकिस्तान आजाद हुए थे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे दो ही सुपर पावर थी, एक यूएसए और दूसरी सोवियत यूनियन, जो अभी रशिया कहते हैं जिन्हें। सोवियत यूनियन का साउथ एशिया में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस था, इंडिया का झुकाव भी सोवियत यूनियन की तरफ ही था। ऐसे में यूएस को पाकिस्तान एक ऑप्शन की तरह देखता था। यूएस अफगानिस्तान में अपना कंट्रोल पाने के लिए सोवियत यूनियन के खिलाफ मुजाहिदीन तैयार करता है और इन सब की ट्रेनिंग का जिम्मा लेता है पाकिस्तान। तो जब सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी तो उसमें रेदर देन यूएस ने अपनी मिलिट्री उतारने के मुजाहिदीन को रेडी किया। ना तो मुजाहिदीन की जान जाने पे यूएस की कोई जवाबदेही थी और ना ही भारी भारी सैलरी देनी थी और रिस्क भी बिल्कुल खत्म हो गया था, क्योंकि अगर यूएस की मिलिट्री अफगानिस्तान में उतर के रशिया के खिलाफ लड़ती तो ये वॉर रशिया और यूएस की वॉर में बदल जाती। तो यूएस ने मुजाहिदीनों को वेपन्स दिए, इन सबकी ट्रेनिंग हुई पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने हर तरीके से मदद की इन मुजाहिदीन की, इनको ट्रेनिंग करवाई, इनको रूट दिया, इनको खाने पीने और हथियार वगैरह सब सप्लाई करा। इसमें पाकिस्तान के लिए भी फायदा था, क्योंकि बिना कुछ प्रोड्यूस करे या एफर्ट लगाए यूएस से पैसा मिलने लगा था। यूएस ये पैसा कभी एड की फॉर्म में भेजता था तो कभी ह्यूमन राइट्स के बहाने से भेजता था। यूजुअली आप देखोगे तो फॉरेन एड उन देशों को मिलता है या तो जो गरीब हो या किसी क्राइसिस से गुजर रहे हो, जैसे कोई वॉर या फिर नेचुरल डिजास्टर हो। लेकिन पाकिस्तान को एड मिलता था उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, उसकी यूजफुलनेस की वजह से। इनफैक्ट साल का एक बजट भी फिक्स कर दिया गया था जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते थे पाकिस्तान को यूएस की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान ये जो सेंटर्स थे और ये जो पैसा था और ये जो मुजाहिदीन थे, इनका यूज कश्मीर में भी करने लगा। 1964 तक पाकिस्तान में आने वाली जितनी भी फॉरेन एड्स आती थी ये इनके जीडीपी का 5% का हिस्सा बन गई थी। लेकिन इन सबके बीच में पाकिस्तान ये भूल गया था कि इन सबके बीच में बिना मतलब किसी और की लड़ाई उसने अपने सरदर्दी पे ले ली थी। लेकिन पाकिस्तान की जो जनता थी और गवर्नमेंट थी वो यूएस के इस एड और पाकिस्तान का अफगानिस्तान में हेल्प करने से बिल्कुल खुश नहीं थी। जनता का ये मानना था कि अफगानिस्तान में ये भी हमारे जैसे ही मुस्लिम्स हैं और हम अपने ही भाइयों को मरवा रहे हैं। वहीं गवर्नमेंट इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि एड की वजह से मिलने वाला जो पैसा था वो बस आर्मी तक ही पहुंच पाता था, क्योंकि करप्शन की वजह से पैसा नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता था और पाकिस्तान का एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन इतना कोई खास नहीं था। इसलिए लोगों की जो गालियां होती थी वो पाकिस्तान
पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मिलती थी। लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन फिर से खराब तब होती है जब अफगानिस्तान वॉर 1989 में खत्म हो जाती है। ये जो मुजाहिदीन यूएस और पाकिस्तान ने मिलकर ट्रेन किए थे, ये अफगानिस्तान की सरकार को गिरा के तालिबान का राज हो जाता है वहाँ पे। ये उसामा बिन लादेन वगैरह ये सब यूएस ने उस टाइम पे ट्रेन किए थे और सोवियत यूनियन को बाहर करके यूएस का काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया था। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ, ये जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रह चुके परवेज मुशर्रफ, इन्होंने भी बोली है और ओपनली बोली है। इंटरव्यू अभी भी पड़ा इनका यूट्यूब के अंदर। अफगानिस्तान वॉर के बाद अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी। अब इस चीज का आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि 1989 में यूएस ने पाकिस्तान को सीधे सीधे $452 मिलियन की एड दी थी, जो 1998 तक घट के $5.4 मिलियन रह गई थी। बांग्लादेश, इंडिया जब एक्सपोर्ट करके अपनी इकोनॉमी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, तब पाकिस्तान की मिलिट्री एड से खुश हो रही थी। अफगानिस्तान वॉर खत्म होने के बाद पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी उसको काफी नुकसान हुआ और उसके बाद पाकिस्तान को यूएसए ने स्टैंड बाय मोड पर डाल दिया। लेकिन पाकिस्तान की किस्मत फिर चमकती है जब 9/11 अटैक होता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ये अटैक अलकायदा ने करवाया था और यूएस को डर था कि ये अटैक अगर दोबारा नहीं करवाना है तो अलकायदा को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। अलकायदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ऑपरेट करता था और एक बार फिर यूएस को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। इस बार यूएस ने कोएलिशन सपोर्ट फंड बनाया CSF, जिसमें पाकिस्तान को काफी पैसा मिला। 2009 में यूएस ने कैरी लूगर बिल पास किया जिसने पाकिस्तान को $1.5 बिलियन पर ईयर की एनुअल असिस्टेंस देने का प्रपोजल था। लेकिन ये जो पैसा मिलता था इसको पाकिस्तान यूएस के वॉर ऑन टेरर के लिए यूज करने की बजाय अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए यूज करता था, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करता था। और जो ट्रेनिंग सेंटर थे जहां मुजाहिदीन ट्रेन होते थे, वहां से अफगानिस्तान के साथ साथ कश्मीर में भी मुजाहिदीन भेजता था। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान के दोनों हाथ घी और मुंह कढ़ाई में था। पाकिस्तान आर्मी के ऊपर बाहर से मिलने वाले एड में करप्शन एलिगेशन लगते रहे। यूएस ने भी कहा कि इन्होंने हमारे एड से मिलने वाले पैसे को मिस स्पेंड किया है। और तो और इतने साल कॉन्टिन्यूसली एड देने के बाद भी ये पता चलता है कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में ही पकड़ा जाता है। मुल्ला उमर जो मोस्ट वांटेड था, उसकी डेथ भी पाकिस्तान के हॉस्पिटल में होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ये जो एड मिलता था पाकिस्तान को, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो बबल में थी उसको फिर से एक झटका लगता है। इन सारी चीजों की वजह से पाकिस्तान की इमेज काफी खराब हुई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एकदम से खत्म हो गया। बाहर की कंपनीज इतनी अनस्टेबल जगह पे अपनी कंपनी नहीं लगाना चाहती थी। उनको पता था कि उनको नुकसान होना तय है। इसके अलावा टूरिज्म भी खत्म हुआ। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर था पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स होने में। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया में कई बार वॉर्स हुई हैं, लेकिन 1971 की वॉर ने पाकिस्तान को काफी वीक किया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसके ऊपर बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन कुक्कू FM की एक ऑडियो बुक है। तो जी वीडियो तो थोड़ी लेंथी थी जो नितिन सर ने इसको दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। जो हमारा रिएक्शन आपको अच्छा लगे तो हम इसका दूसरा पार्ट सुबह नेक्स्ट जो करेंगे। तो जो हकीकत थी कि हमें अमेरिका ने दुनिया में सबसे ज्यादा जो गुजार पहली बात मैं ये करना चाहूँगा भाई, नीतीश की इतनी अच्छी ये वीडियो थी कि हमें मौका ही नहीं मिला कि हम कोई मतलब कि अपने आंख पे चपक सकें या इस तरह कोई भी और एक्टिविटी करें। और दूसरा, इतनी इन्फॉर्मेशन थी कि जो कि मतलब कि पहले हमें मिली। और जिस अंदाज से वो बयान कर रहे थे, जी तो चाह रहा था कि मतलब कि सारी की सारी वीडियो देखें। फिर हमने कहा कि चलें ये थोड़ी लेंथ, आप थोड़ा ना बोर हो जाए, इसलिए हमने वो शार्ट की, 2 पार्ट्स में डिवाइड की आपकी बोरियत को कम करने के लिए। अगर आप इसको रिकमेंड करेंगे तो फिर इसका हम दूसरा पार्ट भी लाएं। जी भाई गुजारा। तो मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो एड मिलती जिस मुल्क को, वो पाकिस्तान है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा एड मिलने के बावजूद भी हम इस हालात पर हैं कि हम ख़त्म होने के किरदार पर हैं, कि हम डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं। तो मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि जब मुशर्रफ को अमेरिका ने सबसे ज़्यादा एड दी और जो उन्होंने अफगानिस्तान के साथ कराया, उस वक्त हमारे हालात अच्छे हो सकते थे। हम इकॉनमी को ठीक करते, हम मुल्क पर पैसा लगाते, ये ना करते कि हम कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हैं, अमेरिका के साथ इधर लग गए, इधर तालिबान ग्रो करने के बजाय हम तलीम पर जोर देते, तो इस वक्त हम अपनी इकॉनमी में तवज्जो देते, तो इस वक्त हम स्ट्रॉन्ग मुल्क होते, जितनी एड अमेरिका ने दी है और नीचे सारे बताई है। अच्छा, आज आप पर वाज़ेह हुआ ना कि आज हमारे जो ये हालात हैं, इसके पीछे सारी की सारी 90% आर्मी मौजूद है। मतलब बाहर से एड आती है, वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को नहीं मिलती, वो मिलती है पाकिस्तान आर्मी को। वो क्या करती है, वो अपनी कंपनीज खड़ी करती हैं, फौजी फर्टिलाइजर। हमारी आर्मी की 30+ कंपनीज हैं या इससे भी ज़्यादा हों, जो हमारे इलम में नहीं है, जो पाकिस्तान में चल रही हैं, बरूने मुल्क भी चल रही हैं। और वो जो एड आती थी
उसका इस्तेमाल क्या वहाँ होता था? करप्शन। वो अपने आइलैंड खरीद रहे थे, अपनी कंपनीज खड़ी कर रहे थे, और उसका नुकसान किसको हो रहा था? पाकिस्तानी अवाम को। वो कैसे कि पाकिस्तान, क्योंकि आर्मी तो मिलिटेंट, वो जो दहशतगर्द थे वो ट्रेन कर रहा था, उनको भी पैसा साथ थोड़ा बहुत दे रहा था, और वो जो दहशतगर्द कश्मीर में भी जा रहे थे और वो जा रहे थे जनाबे वाला अपना अफगानिस्तान में जा रहे थे। इसका सारे का सारा फायदा उस वक़्त नज़र जो आ रहा था वो पाकिस्तान में कोई हो रहा था, लेकिन आम आदमी को वो भी फिर जनरल कर्नल मेजर ब्रिगेडियर कोई होता रहा। और आज सूरत क्या है? वही जनरल मेजर कर्नल अपने आइलैंड पर चले गए हैं, बैरून मुल्क दफा हो गए हैं, और हम आज पिस रहे हैं। आज वो अफगानिस्तान, वो टीटीपी पाकिस्तान के बनाए हुए, वो पाकिस्तान मिलिट्री के बनाए हुए आज हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं और ईंट से ईंट बजा रहे हैं। जो मौका हमने गवाया था ना मुशर्रफ के दौर में, सबसे ज्यादा जो एड थी ना उस वक्त हमें मिली थी। हम उस वक्त थोड़ा सा संभल जाते ना, हम अपनी इकोनॉमी पर जोर देते, हम अपनी आवाम पर, तलीम पर जोर देते, इस वक्त हम इस क्राइसिस में ना होते और टीटीपी को ना भाई का पॉइंट फिर वो कहते हैं मुझे आपने भी बोलने दिया। अच्छा, क्या आपको इस वीडियो में चला? मैं वीडियो देख रहा था, मेरा भाई गौर से देख रहा था। चलो शुक्र है जी। मैं हमेशा जो भी वीडियो होती है उससे पहले गौर से देखता हूँ कि ये बात जो बंदा कर रहा है बात किस तरफ जाती है। दोनों पॉइंट्स देखता हूँ, पॉजिटिव भी देखता हूँ, नेगेटिव भी देखता हूँ। अच्छा जी। अच्छा, इसने बड़ी खूबसूरती से ये बयान कर दिया कि मुल्क को तबाह करने वाली पाकिस्तान आर्मी है। अच्छा जी। तो आप क्या उखाड़ेंगे? सवाल तो ये बनता है ना। चलो फर्ज हम क्या करेंगे? मान लो, हम रोने के सिवा क्या कर सकते हैं? मैं वही बात कर रहा हूँ, मान लो कि पाकिस्तान आर्मी ने ये किया, आप क्या उखाड़ सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने एक वीडियो में कहा था कि आप ही सब कुछ कर सकते हैं, पाकिस्तान की अवाम ही सब कुछ कर सकती है अगर उनमें दिलेरी है, अगर उनमें मुल्क का सुधार करने की नीयत है, तो ये पाकिस्तान की अवाम ही सब कुछ कर सकती है मेरे भाई। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा। अच्छा, बात आ जाती है दूसरी तरफ। ये तो हो गई बात कि जो वीडियो के रिलेटेड थी और मैंने आपको बता दी कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है। अब बात आ जाती है मुशर्रफ दौर की। अच्छा, मुशर्रफ दौर में मानो कि आर्मी ने वो पैसा खा लिया, तो जब से पाकिस्तान बना तब से लेकर मुशर्रफ के दौर तक आ जाओ, जितनी रेस्क्यू टीमें, जो इदारे उसने कायम किए ना, जितना पैसा उसने मुल्क में इन्वेस्ट किया, आपके किस जर्नल ने किया, आपके किस तो मिल रहा था ना, वो इकोनॉमी, वो कंपनीज बनानी थी, वो असद भाई हम ये बात करते हैं जितनी एड हमें उस वक्त मिली थी ना, हम कुछ अपने मुल्क पर लगाते तो हम सोने की चिड़िया बनते। मेरी बात सुनो, आपके बकौल इस वीडियो के भी आपके पीछे जो साबका जर्नल से उनको भी तो मिलती थी, उन्होंने मुल्क में क्यों नहीं लगाई? उन्होंने कोई महकमा या कोई इदारा क्यों नहीं बनाया? वही रोना इधर रो रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा मिल रही थी मुशर्रफ को, उस वक्त ज्यादा अरूज पर थी अफगानिस्तान वार। अच्छा, उस वक्त अरूज पर थी अफगानिस्तान वार जी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल और आ जाता है, जो हमारे इंडियन भाई कहते हैं कि हमारी आर्मी इतनी ताकतवर है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये सब कुछ। मैं आपको हमेशा कहता आया हूँ मेरे भाई कि ये जब भी सरेंडर हुए हैं ना मेरे भाई, या जो कुछ भी इन्होंने किया है, ये बाहर की ताकतें और हुक्मरानों की वजह से ही मेरे भाई होता है। आप बेसिक अगर इनकी तैयारी देखें ना मेरे भाई, तो आप भी हैरत गुम हो जाएगी। मैं तो इन बातों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। किन की तैयारी? आर्मी की। अच्छा। आर्मी का एक ब्लैक आउट कमांडर जो है ना, फौजी मेरे भाई, एक उसका मुकाबला जितनी ये तैयारी करते हैं ना, मेरा ख्याल नहीं है, ये आलमी रिपोर्ट है कि दुनिया के किसी बोलने दे, छोड़ने दे शापर नहीं है भाई। मैं ये बात करता मैं मानता हूँ, एक मिनट, मैं मानता हूँ, एक मिनट, हम वो मानते हैं भाई, वो सबसे मैं जवाब नहीं देना आ रहा। मैं मानता हूँ जो पाकिस्तान की आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती है, उसका मुकाबला दुनिया की आर्मी का कोई बंदा नहीं कर सकता करप्शन में। जी बोलो। करप्शन में नहीं, तेरे जैसे 70 बाप आए ना तेरे मुल्क जैसे, तो एक बंदे का भी मुकाबला नहीं वो कर सकते, अगर वो ईमानदारी से अपना काम करें तो। अच्छा। बात ये है, करें तो मतलब वो बेईमानी करते मानते तो हैं आप। बकौल इस वीडियो के जैसे आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये किया वो किया, अगर आर्मी इतनी ताकतवर ना होती मेरे भाई, अच्छा, आर्मी इतनी ताकतवर ना होती, क्या था तो आपके मुल्क को कब से पीस कर बड़े बड़े मुल्क आगे चले जाते। अच्छा, जिन मुल्कों की आर्मी नहीं है उनको पीस दिया गया है। उनकी औकात क्या है? आपकी औकात सिर्फ एक ही काम से है। पाकिस्तान आपके पास कुछ भी ना हो तो तब भी आपकी औकात सिर्फ एक आदमी, एक चीज की वजह से है। अच्छा, बाकी आपके पास कुछ नहीं है, ना किसी दुनिया को आपको कुछ लेना देना है।
आप फिर कहेंगे कि ये तो हर पाकिस्तानी की वही भाई सोच है। भाई किस की वजह से पाकिस्तान भाई को आप खतरा एक था? कोई एटमी भी आपके पास एटमी असासे है सिर्फ इस वजह से मेरे भाई, और कोई बात नहीं है आपके पास। समझ भाई में आई? बात तो उस भाई की, मुझे नाम क्या उनका नाम नीतीश राज भाई, मैंने जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखा ना, मुकम्मल जो वीडियो हमने एक पार्ट किया है, उसका यही था कि जो पाकिस्तान का है ना, कायद मोहम्मद अली जिन्ना से बाद इमरान खान तक है, इनके जो दरमियान में पाकिस्तान का कोई भी जो है ना लीडर नहीं है। लीडर नहीं वो आर्मी ने आने नहीं दिया। बाकी आर्मी ने नहीं भाई आने दिया। कभी आपने इन्वेस्टिगेशन करवाई कि जुल्फकार अली भुट्टो को क्यों फांसी दी? छोटा सा केस था। अच्छा, उसके ये एक तो में मान लिया। लियाकत अली खान को किसने गोली मैं मरवाई? मान लेता उसके हूँ। बाद मेरी बेनजीर बात- भुट्टो किसने गोली मेरी मरवाई? बात आज तक रिपोर्ट ही नहीं आने तो दी। भाई इमरान खान साहब ने भी बात की है कि मेरी फौज ने मराया मुझे। जवाब देता हूँ उन्होंने मैं। सरेआम कहा है, ISI का नाम पर्चे नहीं लिया, काटा। कासिम नसीर का नाम लिया उन्होंने। यार आप ऐसे बोलेंगे तो मैं बात कैसे करूंगा? आप ही के बकौल में मान लेता हूँ कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी फौज ने, मान और लिया। किसने दी है? मान लिया कि फौज ने फांसी अच्छा दी। जी, अच्छा जी। जनरल जियाउल हक को हवा में किसने उड़ा दिया? वो भी आपकी आर्मी ने उड़ाया है। मुझे क्लैपिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। हाँ, आप करो क्लैपिंग आर्मी के आपको। अफसर को आर्मी ने उड़ा दिया। हाँ जी। भाई उससे खतरा होगा तो उन्होंने उड़ाया ना। वेरी गुड। भाई ऐसा देख जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और मुल्क का जो मार्शल लॉ लगाने वाला सरबराह है, उसको आर्मी के छोटे अफसरों ने मार दिया। हाँ जी, होता है। क्लैपिंग करनी आपके पड़ेगी। सरफराज को किसने मरवाया? आप मैं कहता ये हूँ, आप ये इस बाजवा बात ने, पर ना मुझे क्योंकि बाकी नेक्स्ट तरीके जो से आर्मी डिस्कस चीफ था वो करना बनने वाला था जनरल सरफराज। अच्छा कहता अच्छा हूँ, मुझे आप बात इस बताओ, बात पर असद भाई मुझे करना ही असद पड़ेगा। भाई सरफराज को किसने किसने मराया? मरवाया? कैसे आप बता दें, आपको पता होगा। मुझे तो पता ही नहीं अभी आर्मी सरफराज कौन है और किसने मारा है उसको। वो जो हेलीकॉप्टर बलोचिस्तान में हादसा हुआ था, अच्छा, किसने उसको मरवाया? आप मैंने बता- एक आज मिनट तक भाई- रिपोर्ट आई कोई मंजर आम मैं पर? कहता हूँ आप बता दें। भाई रुखसार एक मिनट, मैंने वो जियो न्यूज पे पढ़ी थी कि जो अमेरिका है ना, उसने ये खुद माना था ये हमारा हमला ये गलती से हो गया है। ये मैंने खुद रिपोर्ट जियो न्यूज पे पढ़ी थी, तो लेकिन देख लो कुछ भी नहीं कर पाई है। भाई रहमतुल्लाह मेरी बात सुने। जितनी भी मुल्क के बारे में नेगेटिव खबरें होती हैं मेरे भाई, वो जियो न्यूज से चलती है, बाकी किसी चैनल से नहीं चलती। अच्छा, वो जो सही बोलते हैं वो नेगेटिव होती हैं। नहीं मैं भाई वो सही या गलत की बात नहीं कह रहा, मैं नेगेटिव की बात कह रहा भाई हूँ जो बात मुल्क तो के ये है, against भाई, होती है जो मेरे भाई। पाकिस्तान का एक में भाई जो आज जो पाकिस्तान बेड़ा का खड़क हुआ ना हमारे मुल्क का, वो सिर्फ उसकी वजह आर्मी है। ये बात सारा को सबको पता तो है। आप क्या उखाड़ लेंगे यार उसका? अमेरिका मैं सीधे पाकिस्तान सीधे को बात रोड कहता हूँ, के आप क्या जरिए उखाड़ से लेंगे? भाई कर रहा है। भाई असद भाई हम ये बात करने चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो 1947 से लेकर आज तक आप हिस्ट्री देख लें कि पाक फौज ने किसी को भी आगे नहीं नहीं आया। आने दिया। तो पाक मेन फौज वजह के क्राइसिस का मारे पाक जाते हैं फौज मेरे है भाई, जो उनके वो अपनी बादशाहत नहीं खत्म करना चाहते मैं हैं। वही तो वो कहना मुल्क चाहता का हूं। खैर खा नहीं है। मैं यही तो बात कहता हूँ कि अगर एक बंदा मार्शल लॉ लगाने वाला अफसर है, सबसे बड़ा अफसर मुल्क का, मतलब कि वो चलाने वाला लीडर बन गया, तो उस लीडर को कौन मारता है? वो भी आर्मी के अंदर के और लोग यार हैं। बकवास मत कर, मैं तुम्हें सीधी सी बात बताता हूँ। तुम हमेशा घूम फिर कर एक ही नुक्ते पर आते हो। सीधी सी बात है मेरे भाई, अगर आर्मी कंट्रोल करती है ना पाकिस्तान को आपके बगौर, तो आर्मी को कंट्रोल करता है अमेरिका। जब ये कुत्ते अमेरिका के खिलाफ भौंकने लगते हैं ना, चाहे हमारा को लीडर है, चाहे हमारा को गवर्नर ये है, भी चाहे कुछ असद भी भाई है, की बात जो तो बड़ी वो वैलिड मरवाते हैं मेरे भाई। साथ भाई ये बात असद भाई की बड़ी वैलिड है ये कि जब भी मैं बात क्या कहता अमेरिका हूँ? जो है वो पाक फौज मेरी को यार control बात सुन, कर जब सकती है। जियाउल हक मारे गए उससे पहले बहुत चंद दिनों की बात थी, उन्होंने बयान दिया। ये बड़ी पॉइंट उन्होंने ये बयान किया कि उनके अल्फाज थे कि मैं जानता हूँ इन काली भेड़ों को जो हमारे मुल्क में सब कुछ करवा रहे हैं। जो हमारे सियासतदान हाँ है जी। वो अपनी पाक फौज के अंदर है, जो हमारी पाक फौज है वो अमेरिका के अमेरिका अंदर के है। पाक उनको ना कहो, उनको पलीत और हराम खोर कहो। तुम ही करते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।